हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने कर लिया था प्लॉइंग, मैन्योरिंग एंड सोविंग सीड्स। स्टेप बाय स्टेप हम एक एक प्रैक्टिसेस करते जा रहे हैं। सबसे मेन जो प्रोसेस है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, वो इनकी स्टेप वाइज स्टेप करना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने सबसे पहले स्प्रे कर दिया, फिर बीज बो दिया और फिर हम प्लो कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे इरिगेशन एंड स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स। सो इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन देखो क्या है, अभी तक हमने सॉइल को प्रिपेयर किया फॉर कल्टीवेशन, फिर हमने क्या किया, सोविंग सीड्स किए, उसके बाद हमने मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया था। अब इरिगेशन का यूज़ क्या करेगा, जो प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट्स में क्या आता है, मैक्सिमम 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो प्लांट्स को वाटर की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। अब देखो, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैन्योर क्या होते हैं, सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो हमारे सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाते हैं। सिर्फ ह्यूमस की वजह से ही सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, उनको क्या चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए। अब मॉइस्चर को मेंटेन रखने के लिए सॉइल में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इरिगेशन की। इरिगेशन को हम की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब क्रॉप्स जो हमने लगाई है उसको टाइम टू टाइम, एक टाइम पीरियड पर क्या करते रहना चाहिए, हमें उनमें पानी डालते रहना चाहिए। उस पानी देने की जो प्रोसेस होगी, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इरिगेशन बोलेंगे। जो पानी है वो हमारी क्रॉप्स को क्या करेगा भाई, वो फ्रोस्ट एंड हॉट एयर, मतलब कि जो वाटर है हमारे प्लांट्स में, जो हमने वाटर दिया है, हमारे फील्ड में जो हमने वाटर डाल दे रखा, जो इरिगेशन कर रखी है, वो क्या करेगी, हमारी क्रॉप को फ्रोस्ट मतलब ठंड से और गर्मी से, दोनों से ही बचाने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखो, जैसे ठंड होगी तो वो क्या करेगी, पानी के आसपास का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखेगी। हॉट एयर में क्या करेगी, वो हॉट एयर से जब वाटर इवेपोरेट होगा तो आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा उसको कूल रखेगी, ज़्यादा गर्मी के चपेट में हमारी फसल को नहीं आने देगा वाटर। ठीक है, तो इरिगेशन के भी कुछ अलग अलग टाइप्स हैं, कुछ सोर्सेज हैं, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे डिस्कस करते हैं। So let's discuss about some sources of irrigation. So, some sources of irrigation are wells, कुएं, ट्यूबवेल्स, ponds, तालाब, लेक, झील, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ये वो सोर्सेज हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं, ज़्यादातर जिनका हम यूज़ करते हैं या हमने देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेन भी है। ठीक है, रेन का भी यूज होता है, लेकिन ऐसी जगह रेन जब होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, कुछ पॉन्ड्स वगैरह, कुछ बड़े बड़े गड्ढे बनाकर पानी को स्टोर कर लेते हैं फॉर फ्यूचर यूजेस के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि रोज़ तो बरसात होती नहीं है, जब हमें ज़रूरत होती है उस टाइम पर बरसात होती नहीं है। लेकिन ऐसे एरिया जहाँ पर जिस टाइम पर बरसात होती है उसी के अनुसार ही वहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहाँ पर रेन को भी हम क्या मानते हैं, सोर्स ऑफ इरिगेशन भी मान लेते हैं। ठीक है, तो वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स आर सम सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो सोर्सेज के बाद जो हम टाइप्स हैं, जो मेथड्स हैं हमारे इरिगेशन करने के, वो टाइम टू टाइम हमारे चेंज होते रहे हैं। सबसे पहले जब हम ट्रेडिशनल मेथड्स थे जो हमारे इरिगेशन के, जो हम पुराने समय में जो इरिगेशन के मेथड्स यूज़ करते थे, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी कमी होने की वजह से, जैसे भी हमारे पास जो औजार वगैरह होते थे, जैसे हमारी सहूलियत होती थी, उस हिसाब से हम इरिगेशन करते रहते थे। तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जैसे कि मोट। ठीक है, मोट में देखो, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आजकल कहीं पर अगर कुएं देखते हैं आप, ट्रेडिशनल पुराने ज़माने के कुएं वगैरह देखते हो तो वहाँ पे ऐसी पुली लगी मिलती है, इसको पुली मेथड भी बोलते थे। ठीक है, चेन पंप, ढेकली एंड रहट। ठीक है, रहट वाले को हम लीवर भी बोलते थे, लीवर सिस्टम। इसमें क्या होता था मोट में कि एक पुली से क्या करते थे, जो हमारा कोई बाल्टी वगैरह होती है उसको कुएं में छोड़ते थे। ठीक है, फिर उससे क्या होते, पानी भर के वापस खींचते थे। पुली क्या करती थी, पुली इसको खींचने के और डालने की प्रोसेस को ईजी कर देती थी, जिससे फोर्स कम लगता था। ठीक है, चेन पंप में क्या होता था, एक चेन होती थी, उस ऐसे एक चेन बना लेते थे ऐसे। ठीक है, और इस चेन पे क्या करते थे, कई सारी बाल्टियां बांध देते थे ऐसे, इस तरह से बाल्टियां बांध देते थे।
जब ये बाल्टियाँ ऐसे घूम के यूं जाएंगी तो पानी भर के लेके आएंगी, और यहाँ पे जब आएगी तो पानी का जो फ्लो होगा वो कुछ इस तरह से दूर गिरेगा, और दूर हमारी क्या होती थी, एक रास्ता बना देते थे हम खेत तक, जिसमें से पानी जाता रहता था। जैसे ये आप इसमें पिक्चर में देख रहे हो, जैसे ये नीचे से अब नीचे चली जाएगी, फिर नीचे से पानी लेकर कुएं से पानी ऊपर लेकर आएगी, और फिर यहाँ पे पानी डाल देगी, और पानी इस तरह से इस नाली के थ्रू खेत तक चला जाएगा। ठीक है, ढेकली सिस्टम भी होता था, जैसे कि एक पीछे एक बड़ी सी लकड़ी से क्या कर दिया, वजन बांध दिया, कोई पत्थर बांध दिया। ठीक है, इसको नीचे की तरफ दबाएगा तो ये क्या करेगी, नीचे डूब जाएगी। इसमें क्या होता था कि जो हमारे वेल्स वगैरह होते थे, इनका वाटर लेवल बहुत ऊपर होता था, तभी ही इनका यूज हो सकता था। ठीक है, ये रहट में भी कैसे, जैसे चेन सिस्टम है ऐसा ही लगाकर रहट के साथ क्या करते थे, एक बैल था होता था और वो उसको चक्कर काटता रहता था, और ये सिस्टम जो है घूमता रहता था। ठीक है, यहाँ पे जब पानी होता था, ये यहाँ से पानी लेके यूं ऊपर इसको यहाँ पे डालता रहता था इस तरीके से। ये क्या करते थे, रहट का सिस्टम करते थे, मतलब ट्रेडिशनल मेथड थे। देखो जब अपने पुराने सिस्टम थे ना, जो ट्रेडिशनल मेथड से, उसमें देखो कितनी मेहनत करते थे किसान, है ना, कितने मजबूत लोग होते थे, इसलिए वहाँ उस समय में बहुत बीमारियाँ भी बहुत ही कम फैलती थी। आजकल के सिस्टम बहुत ही मतलब कंफर्टेबल लग्जरी लाइफ देते हैं और बीमारियाँ बहुत ज़्यादा देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम modern method of irrigations. They are canal irrigation, tube well irrigation, river lift irrigation, sprinkling and drip irrigation. Sprinkler and drip irrigation are the most important types of irrigation. देखो कैनल इरिगेशन में क्या होता है कि नदियाँ वगैरह होती हैं, उनमें से थोड़ा सा रास्ता निकाल दिया जाता है जहाँ से पानी खेतों की तरफ जाता है, और ऐसे रास्ते बनाते हैं, छोटी छोटी नालियाँ वगैरह बना दी जाती है खेतों तक लेकर जाने के लिए। दूसरा ट्यूबवेल वगैरह का सिस्टम यूज करता था, जब नदियों वगैरह में पानी ना हो, नहरों में पानी ना हो, तो ट्यूबवेल का यूज़ किया जाता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, डैम्स वगैरह भी रिवर्स की तरह ही काम करते हैं, जैसे कई इलाकों में डैम्स वगैरह बनाकर पानी को स्टोर कर लिया जाता है, और जब ज़रूरत होती है तो शटर वगैरह लगे होते हैं जिनको खोलकर हम पानी का यूज़ करते रहते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, कुछ पाइप्स वगैरह लगे होते हैं, एक मेन पाइप लगा होता है, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल पाइप ऐसे खड़े कर दिए जाते हैं, इनके ऊपर लगी होती है नोजल्स। ठीक है, इनके ऊपर क्या लगी होती है, नोजल्स लगी होती है जो रोटेट करती रहती है। जब इनमें से पानी निकलता है तो बिल्कुल जैसे रेन होती है ना, जैसे रेन होती है उसकी तरह से पूरी क्रॉप के ऊपर पानी फैल जाता है, पानी स्प्रे कर दिया जाता है। और ये मोस्टली जो लॉन्स होते हैं, कॉफ़ी वगैरह के प्लांट्स होते हैं, टीज़ वगैरह के प्लांट्स होते हैं, ऐसी जहाँ पर प्लांटेशन होती है, कल्टीवेशन होती है, क्रॉप्स होती है, वहाँ पर स्प्रिंकलर वगैरह इरिगेशन का यूज मोस्टली किया जाता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ऐसे एक लंबी सी पाइप बिछी होती है और उस पाइप से छोटे छोटे होल्स बना दिए जाते हैं, और हर एक होल प्लांट की जो रूट्स होती है वहाँ पर क्या है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ता रहता है, जिससे कि पानी की जो वेस्टेज है वो भी कम होती है, और जो इरिगेशन है वो भी अच्छे से होती है हमारे पौधे की, अच्छी मात्रा में और सफिशिएंट क्वांटिटी में हम अपने प्लांट्स को क्या करते हैं, पानी दे सकते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम ये ऐसे एरियाज़ के लिए जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है, वहाँ पर क्या है, ये उन एरिया के लिए ये एक वरदान साबित होते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक अपनी ज़मीन तैयार कर ली है, बीज बो लिए है, ठीक है, और भाई उनमें खाद वगैरह डाल लिया है, हमने इरिगेशन भी कर दिया है। अब इरिगेशन करने के कुछ दिनों बाद क्या होगा, ऐसा सिस्टम हो जाएगा कि जब क्रॉप्स के जिस फील्ड में हमने क्रॉप्स लगाई थी वहाँ पर कुछ ऐसे बीज भी पहले से पड़े हुए थे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं थी, जिनको हम अनवांटेड प्लांट्स भी बोलते हैं। जब अनवांटेड प्लांट्स को भी ये सारी चीज़ें मिलेंगी तो उनकी कुछ ऐसी प्रोसेस होती है कि वो हमारी क्रॉप्स के साथ कंपटीशन करने लग जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। वो क्या करते हैं, क्रॉप्स से ज़्यादा स्पीड से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और बड़ी स्पीड से बढ़ने लग जाते हैं, जिससे कि क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स हैं वो छोटे रह जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, और जो वीड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, और हमारे प्लांट्स के आसपास का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिससे हमारे प्लांट्स जो क्रॉप है वो न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती है। ऊपर से वो सनलाइट को भी नहीं आने देते हैं, जिससे भी सनलाइट की भी कमी हो जाती है। तो ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो ऐसे वीड्स को रिमूव करने की भी हमारे पास अलग अलग प्रोसेसेस होती हैं, जैसे खुरपी वगैरह का यूज़ करके हम हाथ से निकालते हैं, हो वगैरह का यूज़ करके, कस्सी वगैरह का यूज़ करके हम उनको खेत से निकालते हैं, हाथ से सिंपली उनको उखाड़ते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह करके भी हम क्या करते हैं, अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको वीड्स से प्रोटेक्ट करते हैं।
तो अपनी क्रॉप्स को वीड्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अलग अलग प्रैक्टिसेस, कुछ वीडिसाइड्स का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 2,4-D। 2,4-D का मतलब है डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। ये कुछ वीडिसाइड्स के नाम है जिनका हम स्प्रे वगैरह करके हम अपने जो क्रॉप्स है उनको ख़राब होने से बचाते हैं। कुछ ऐसे देखो स्प्रे वगैरह भी करते हैं। इस जैसे आप पीछे इस पे टंकी देख रहे हैं, इसमें क्या करते हैं हम, उस जो हमारे स्प्रे थे, जो वीडिसाइड्स थे, उनको क्या करते हैं हम वाटर के साथ डिजोल्व करके और ऐसी मशीनों में डाल के उनको क्या करते हैं खेतों में स्प्रे करते हैं, जिससे कि कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी मिलाए जाते हैं, कुछ वीडिसाइड्स मिलाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट्स से तो हेल्प करते ही हैं, लेकिन हमारी क्रॉप को किसी तरह का भी ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। कुछ अनवांटेड कुछ कीट पतंगे जैसे कि कुछ बीमारियां वगैरह भी आ जाती हैं, उनको उनसे बचाने के लिए भी, सिर्फ अनवांटेड प्लांट से बचाने के लिए ही नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां भी आ जाती हैं जो हमारी फसल को ख़राब करती है। ऐसी बीमारियों से भी फसलों को बचाने के लिए क्या करते हैं हम, ऐसे वीडिसाइड्स करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड फर्दर डिजीज वगैरह। ठीक है, तो वीडिंग में क्या होता है, वीडिंग में ऐसे कुछ हाथ का ही यूज करके या खुरपियों का यूज करके उनको जड़ों समेत फ्रॉम द रूट्स उनको क्या कर लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है और खेत से बाहर फेंक देते हैं। ऐसी प्रोसेस को वीडिंग कहते हैं। और स्प्रे वगैरह करने की जो प्रोसेस होती है, स्प्रे करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं वीडिसाइड स्प्रेइंग। और ये जो प्रोसेसेस हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस हम सिर्फ अपनी, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बड़े एरिया पे जब कल्टीवेशन करें तो वहीं पर हम इनका यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी गार्डनिंग वगैरह में भी सेम प्रोसेसेस का यूज़ कर सकते हैं। हम जो गार्डनिंग कर रहे हैं वहाँ पर जो अपने प्लांट्स वगैरह हमने ग्रो कर के रखे हैं, ठीक है, उनको भी हम ऐसे ही वीड से बचाने के लिए, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए उनको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, उनके लिए भी ऐसी 2,4-D दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स मैन्योर्स का यूज़ करते हैं। वहाँ पर भी हम इरिगेशन, मतलब कि वहाँ पर भी हम पानी देते हैं। और इरिगेशन को देखो मैंने बताया था कि फॉर इंटरवल ऑफ टाइम पर क्या करते हैं हम पानी देते रहते हैं। अब ये जो इंटरवल है ये क्रॉप बाय क्रॉप क्या करता है, वेरी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं में भी, जैसे गेहूं में साल में जैसे फसल पूरी होती है गेहूं की तो 3 बार 4 बार पानी देते हैं। तो जब धान की पैडी की जब क्रॉप करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने गेहूं की तरह ही 3-4 बार पानी देना होता है। पैडी की फसल में तो जब तक वो पक नहीं जाती तब तक उसमें पानी अवेलेबल होना चाहिए। और यही काम हमने अगर वीट की क्रॉप में कर दिया तो वीट की क्रॉप क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये फसल के साथ वैरी करता रहता है। कुछ फसल हमारी ऐसी होती है जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कुछ फसल हमारी ऐसी होती है जिसको पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अपनी फसलों के एक्टिविटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अभी तक पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग सीड्स, मैन्योरिंग फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। तो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपना हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ आवर क्रॉप्स, आवर सीरियल्स। तो ये 2 लास्ट टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर के। आई होप नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।